हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व पेपर के बारे में। हमारे दोस्तों ये सीरीज बहुत पहले से चल रही है, जिसमें मैंने आपको कई सारे एग्जाम पेपर करवा दिए हैं। और आज की इस वीडियो में हम जो आरओ एडवोकेट वाला एग्जाम पेपर 2022 में आप लोगों का हुआ था, उसके 103 से लेकर के 200 तक के प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। और ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके आगामी जो एग्जाम्स हैं यूकेपीएससी के, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हुई हैं, शायद 11 या 12 पार्ट्स में पहले अपलोड कर चुका हूं, तो उन वीडियोज़ को भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोगों के एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है, तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को भी जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट्स और कई सारे टेस्ट सीरीजेस या मॉडल पेपर्स के बैच मिल जाते हैं, या डिटेल कोर्सेज में मिल जाते हैं। तो वहाँ से भी आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चला सकते हैं। और हमारे चैनल पर दोस्तों कई सारी मैराथन क्लासेज और वन लाइनर क्लासेज हैं, पोस्टमार्टम क्लासेज हैं, जो कि आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स है, पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल का जो 18 तारीख को एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम है, एसआई है, कनिष्ठ सहायक है, तो सभी के लिए वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप उनको भी जरूर देखते हुए चलें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोटों में से सही उत्तर को चुनिए। सेंचुरी पेपर एंड पेपर बोर्ड मिल कहाँ स्थित है? यह दोस्तों लाल कुआं में स्थित है, बिल्कुल सही है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि बीएचईएल रानीपुर में स्थित है। एचएमटी यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानी बाग में स्थित है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कोटद्वार में स्थित है। देखिए, सेंचुरी पेपर एंड पल्प एंड पेपर बोर्ड मिल यह लालकुआ में स्थित है दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बाकी देखिए, पीएचईएल आपका कहाँ, रानीपुर में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये दोस्तों आपका रानीबाग में स्थित है। रानीबाग कहाँ पड़ता है दोस्तों? नैनीताल जनपद में पड़ता है रानीबाग। और रानीपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? यह हरिद्वार जनपद में पड़ता है। ठीक है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यह कोटद्वार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सुमेलित हो जाएगा। यह प्रश्न दोस्तों डायरेक्टली आपसे भी पूछा जाता है। ऐसे करके देखिए कि सेंचुरी पेपर या पल्प एंड पेपर बोर्ड मिल कहाँ स्थित है? लाल कुआं में स्थित है। बीएचएल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? रानीपुर हरिद्वार में स्थित है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी कंपनी कहाँ स्थित है? यह रानीबाग नैनीताल जनपद में हल्द्वानी के पास में स्थित है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोस्तों बीईएल यह कहाँ, कोटद्वार में स्थित है, जो कि पौड़ी गढ़वाल जनपद में पड़ता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, देहरादून में जो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी ना, वो हुई थी 1942 में। ठीक है, अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो सर्वे ऑफ इंडिया जो विभाग है यानी कि भारतीय सर्वेक्षण जो विभाग है, इसकी स्थापना बंगाल में हुई थी। कब? 1967 में इसकी स्थापना बंगाल में हुई थी। और बाद में 1942 में इसका मुख्यालय दोस्तों बंगाल से देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया था। अब देखिए प्रश्न क्या है कि देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? पहली आंसर की में आंसर था 1767, और दूसरी आंसर की में दोस्तों यह प्रश्न डिलीट कर दिया गया था। अगर प्रश्न डायरेक्टली यह पूछा था कि सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, तो तब आप 1767 आपका सही आंसर होता। लेकिन यहाँ पे देहरादून लिख दिया गया था, क्योंकि देहरादून में जो इसकी स्थापना होती है वो होती है 1942 में, जब इसका मुख्यालय बंगाल से यहाँ पे स्थानांतरित होता है। लेकिन अगर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है, इन्हीं ऑप्शंस के साथ पूछा जाता है, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दोस्तों 1767 को ही देनी है। ठीक है, और अगर 1942 होगा तो आप 1942 को दे सकते हैं। यह प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वह बंगाल से देहरादून कब स्थानांतरित हुआ, तो 1942 में स्थानांतरित हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? तो उत्तराखंड में जो असिंचित उपजाऊ भूमि होती है दोस्तों, वह उपराऊ अव्वल कहलाती है। क्या कहलाती है? उपराऊ अव्वल कहलाती है। ठीक है, और उत्तराखंड में सिंचित भूमि क्या कहलाती है दोस्तों? सिंचित भूमि कहती है क्या? तालाब भूमि कहलाती है क्या? सिंचित भूमि। ठीक है, और असिंचित उपजाऊ भूमि उपराऊ अव्वल कहलाती है, और असिंचित कम उपजाऊ भूमि उपराऊ द्वयम कहलाती है। और जो बंजर भूमि होती है उसे कहते हैं इजराइन भूमि। क्या कहते हैं? इजराइन भूमि कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है? तो उत्तराखंड राज्य के दोस्तों 5 ऐसे जनपद हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय जनपदों से मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ कहाँ से? चीन और नेपाल के साथ में। चीन के साथ में 3 जनपद है दोस्तों, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। और नेपाल के साथ में भी 3 जनपद है, पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर जनपद। तो टोटल कितने? 5 जनपद हो गए उत्तराखंड के, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर, पट्टी कौन सी जलवायु दशाएं विद्यमान है? तो यह जो कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर वाली पेटी है दोस्तों, यह हमारा तराई भाबर वाले कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत भी आती है। तो यहाँ पर हमारा ना उपोष्ण जलवायु दशाएं क्या है? विद्यमान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड के सही जनपदों का आरोही क्रम क्या है? ठीक है, तो अगर
दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम की बात करें तो चंपावत जनपद का क्षेत्रफल सबसे कम है, फिर रुद्रप्रयाग जनपद और फिर बागेश्वर जनपद। आरोही यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे कम जो क्षेत्रफल है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड में किस जनपद का है? चंपावत का है। दूसरे नंबर पर किसका है? रुद्रप्रयाग का। तीसरे नंबर पर किसका है? बागेश्वर का। सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है उत्तराखंड में किसका है? चमोली जनपद का है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। टिहरी रियासत नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का ठेका किस अधिकारी को दिया गया था? तो टिहरी रियासत के नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का जो ठेका है वह विल्सन को दिया गया था। किसको? फ्रेडरिक विल्सन को। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कत्यूरी शासकों या नरेशों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कत्यूरी शासकों या नरेशों की जो राजधानी थी वह थी कार्तिकेयपुर नामक स्थान में स्थित थी। ठीक है, जो कि जोशीमठ के पास में स्थित था। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित करी? बैजनाथ क्षेत्र में करी थी। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। टिहरी रियासत या राज्य का भारतीय संघ में विलय किस वर्ष हुआ? तो टिहरी रियासत का दोस्तों भारतीय संघ में विलय हुआ था 1 अगस्त 1949 को। और 1 अगस्त 1949 को ही दोस्तों टिहरी गढ़वाल जनपद की स्थापना की गई थी। इस टाइम पे टिहरी रियासत के राजा मानवेंद्र शाह थे। और दोस्तों अगर आप ये प्रश्नों के बारे में डिटेल से पढ़ना है ना, तो मेरी जो उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लासेज है उनको आप जरूर देख लें। वो 120 पार्ट के आसपास मैंने अपलोड कर लिए हैं। उनको आप देख के अगर एग्जाम में जाते हैं तो मैक्सिमम जो उत्तराखंड के 25 से 30 नंबर का सेक्शन है आप खाली पोस्टमार्टम क्लासेस से ही कवर अप कर सकते हैं। तो आप उनको जरूर देख लें, क्योंकि ये सारी जो क्वेश्चन है ना, देखिए कत्यूरी राजवंश का क्वेश्चन आता था तो मैं पूरा डिक्टेट करता था। भवानी शाह का प्रश्न आता था तो मैं इनको डिक्टेट करता था। तो इस प्रकार की जो प्रश्न है वो एग्जाम में बार बार आते हैं, इसलिए आप उनको इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वह भी एग्जाम में आते हैं। तो आप उन क्लासेस से डिटेल्स में पढ़ के उनसे फायदा उठा सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य स्थित भ्रंश रेखा क्या कहलाती है? तो लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के मध्य स्थित जो भ्रंश रेखा है दोस्तों वह कहलाती है मुख्य सीमा भ्रंश रेखा। क्या कहलाती है? मुख्य सीमा भ्रंश रेखा कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, इससे अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक होता है हमारा MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसे हम बोलते हैं क्या? मुख्य केंद्रीय भ्रंश, जो कि हमारा बृहत हिमालय को क्या मध्य हिमालय या लघु हिमालय से पृथक करने वाला जो भ्रंश होता है वो होता है क्या? MCT। उसके बाद दूसरा आता है दोस्तों क्या? MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, क्या? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, जिसे कहते हैं मुख्य सीमा भ्रंश रेखा। यह लघु हिमालय या मध्य हिमालय को शिवालिक श्रेणियों से अलग करता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है HFF यानी कि हिमालयन फ्रंटेड फोर्ड, यानी कि हिमालयी अग्रभ्रंश रेखा, जो कि हमारा शिवालिक श्रेणियों को किससे दोस्तों? गंगा के मैदानी क्षेत्रों से पृथक करने का कार्य करती है, या शिवालिक श्रेणियों को आप ये कह सकते हैं तराई भाबर क्षेत्र से पृथक करने का कार्य करती है। तो यह प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा, लिख के ले लीजिए आप पुलिस में और पटवारी में। एक है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो कि क्या किसके हिमालय को अलग करता है? बृहत हिमालय को लघु या मध्य हिमालय से अलग करने वाला भ्रंश रेखा है MCT, जिसे कहते हैं क्या? मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। दूसरा है MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट रेखा, मुख्य सीमा भ्रंश रेखा, जो कि लघु हिमालय को शिवालिक श्रेणियों से अलग करता है। और अगला है HFF यानी कि हिमालयन फ्रंटेड फॉल्ट रेखा, यानी कि हिमालयी अग्रभ्रंश रेखा, जो कि शिवालिक श्रेणियों को गंगा के मैदानी क्षेत्रों से पृथक करने का कार्य करती है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। कुमाऊं में चंद वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चंद राजवंश के संस्थापक दोस्तों कौन थे? सोमचंद थे। सोमचंद के द्वारा चंद राजवंश की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? चंपावत में। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में परमार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल में दोस्तों परमार राजवंश का संस्थापक कौन था? वह था कनकपाल। ठीक है। और कनकपाल ने धारा नगरी गुजरात से आकर दोस्तों अपने वंश की स्थापना की थी। यहाँ पे कौन से वंश की? परमार वंशी की। ठीक है। अगला हमारे प्रश्न की बात करते हैं। वर्ष 2011 की भारतीय जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना था? ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों उत्तराखंड राज्य का जो जनसंख्या घनत्व था वो था क्या? 189। कितना था दोस्तों? 189 था। और जनघनत्व में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान था? तो ये था दोस्तों कौन सा? 25वां स्थान था। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद में जो झिरौली है दोस्तों यह क्यों प्रसिद्ध है? तो मैग्नेसाइट खनन के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। क्या? ये झिरौली नामक स्थान, जो कि हमारा काफिले गैर के आसपास के क्षेत्रों में पड़ता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जाति या नस्ल कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे प्राचीन या सर्वाधिक प्राचीन जो ज्ञात जाति या नस्ल है वो क्या है दोस्तों? कोल है। क्या है? कोल है। अब इसमें भी दोस्तों कन्फ्यूजन होता है, कहीं कोल कहीं किरात। ठीक है, जैसे शिव प्रसाद डबराल जी किरात को कहते हैं, लेकिन एग्जाम में जब भी प्रश्न पूछा गया है मैक्सिमम बार तो वहाँ पे कोल आंसर दिया गया, तो इसलिए आप भी दोस्तों कोल ही याद रखें कि उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जनजाति या नस्ल या जाति या नस्ल कौन सी है? वह है दोस्तों कोल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा के लिए मनोनीत सदस्य संबंधित होता है। तो विधानसभा के लिए जो मनोनीत सदस्य संबंधित होता था वह एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित होता था दोस्तों। ठीक है। लेकिन फिलहाल इस जो एंग्लो इंडियन की सीटें थी इनका जो आरक्षण था इसको समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब रखा गया था? तो उत्तर प्रदेश जो पुनर्गठन विधेयक है दोस्तों, वह लोकसभा में कब रखा गया था? तो ये लोकसभा में 1 अगस्त 2000, 5 अगस्त 2000, 16 अगस्त 2000 या फिर 30 अगस्त 2000 को। ठीक है, ये प्रश्न भी दोस्तों आपका डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि लोकसभा में जो ये प्रस्ताव रखा गया था वह रखा गया था 27 जुलाई 2000 को। ठीक है, 27 जुलाई 2000 को। तो ये प्रश्न इस प्रकार से होना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था? तो अगर पारित पूछा जाता तो वो था 1 अगस्त 2000। पहली आंसर की मैं आंसर 1 अगस्त 2000 ही था, लेकिन बाद में देखिए प्रश्न क्या था कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में कब रखा गया था कब? 17 जुलाई सन 2000 को, और पास कब हो गया था लोकसभा से? 1 अगस्त 2000 को यह लोकसभा से पास हो गया था। ठीक है, याद रखना आपको। उसके बाद 10 अगस्त 2000 को यह राज्यसभा से भी पास हो जाता है, और उसके बाद में 9 नवंबर सन 2000 को दोस्तों इसे एक पृथक राज्य के रूप में गठित कर दिया जाता है, और भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में दोस्तों उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की घोषणा के समय पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उत्तराखंड राज्य की घोषणा जब हुई थी दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को, उस टाइम पे भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, और दोस्तों कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से करी थी? तो वो थे HD देवेगौड़ा। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अब आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, जिस टाइम पे हमारा उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे जिनके द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में जो ये उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक था या उत्तराखंड राज्य स्थापना विधेयक था, इस पर मंजूरी प्रदान की गई थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बहुत बार मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जनपद में बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो बीज बचाओ आंदोलन जो था दोस्तों, यह टिहरी गढ़वाल जनपद से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है? तो भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है, यह कहा था आइवर जेनिंग्स ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, वह थे JB कृपलानी जी। कौन थे? JB कृपलानी जी थे। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, जिसे हम भारतीय संविधान के चौथे भाग में पढ़ते हैं, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, इसे संविधान में शामिल करने का जो सुझाव था दोस्तों, यह BN राव जी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे कौन दोस्तों? सुकुमार सेन जी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा किस वर्ष में दिया गया था? ठीक है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय को दोस्तों विभाग का दर्जा दिया गया था 1961 में। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 44 में दोस्तों हमारा समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है उसका प्रावधान अनुच्छेद 44 में किया गया है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया है? तो न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक जो पुनर्वालोकन है दोस्तों, यह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत किया गया है, और यह प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों यह प्रश्न भी आपका डायरेक्टली डिलीट कर दिया गया था। वैसे जो ग्राम सभा का था 243B या C में इसका प्रावधान दोस्तों किया गया। ठीक है, और ग्राम पंचायतों के गठन का जो प्रावधान है वह दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों में भी आर्टिकल 40 के तहत किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी 243 जो दोस्तों आर्टिकल है आपका A से लेकर O तक के, ये हमारा मुख्यतः दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसी में ग्राम सभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? क्योंकि 243 के हर भाग में लगभग B, C, D, E में ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है, इसलिए यह प्रश्न डिलीट कर दिया गया था। वैसे इसका जो एग्जैक्टली अगर इसके गठन से संबंधित प्रश्न होता है या कुछ ऐसा होता है तो B या C में से इसका एक आंसर होना था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के बीच का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के बीच के समय को दोस्तों शून्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राज्यीय जल विवाद के मामले की सुनवाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो अंतर्राज्यीय दोस्तों जल विवाद हम पढ़ते हैं किसमें? आर्टिकल 262 में। किसमें? 262 में। अगला प्रश्न है, लोक अदालतों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वैधानिक मान्यता दी गई थी? तो लोक अदालतों को दोस्तों कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या वैधानिक मान्यता दी गई थी। लेकिन एग्जाम में यह प्रश्न दोस्तों रिवाइज आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। कौन सा आंसर था? 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है, तो ऑप्शन में 42वां था नहीं, इसलिए यह प्रश्न डिलीट हो गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल से उसके विनिर्णयों
की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत दोस्तों राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल से उसके निर्णयों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद को 1990 में किस आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया था? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। और सरकारिया आयोग की सिफारिश पर दोस्तों 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार विदेशियों के लिए भारतीय संविधान में प्रदान किए गए हैं? ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार या उपरोक्त सभी। तो ये सभी अधिकार दोस्तों विदेशियों के लिए भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को कौन स्थापित अथवा निरस्त कर सकता है? तो संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल के उच्च सदन दोस्तों जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम विधान, एक तो होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो विधानसभा या राज्य विधानमंडल का जो उच्च सदन होता है उसे कहते हैं विधान परिषद। तो विधान परिषद को स्थापित या निरस्त कौन कर सकता है? भारतीय संसद कर सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाले महाभियोग प्रतिक्रिया से संबंधित है? तो महाभियोग दोस्तों संबंधित है किससे? आर्टिकल आपका 61, आर्टिकल 61 से दोस्तों आपका क्या है? महाभियोग प्रक्रिया संबंधित है। ठीक है, और राष्ट्रपति और महाभियोग लगता है, आपको यह याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किस विषय से संबंधित है? तो 280 दोस्तों जो आपका संविधान का अनुच्छेद है वह दोस्तों वित्त आयोग से संबंधित है। क्या वित्त आयोग से संबंधित है? आपको यह याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोध अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची दोस्तों जिसे 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, यह अनुसूची दल बदल विरोध अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत की संचित निधि का संरक्षक कौन है? तो भारत की जो भी संचित निधि होती है दोस्तों, इसका जो संरक्षक होता है वह संसद होता है। अगला प्रश्न है, अनुमान समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अनुमान समिति का जो कार्यकाल है दोस्तों वह 1 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के न्यूनतम उन्मूलन से संबंधित है या उपाधियों के अंत से संबंधित है? तो अनुच्छेद 18 दोस्तों आपका क्या है? समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित या उपाधियों के अंत से संबंधित चीजों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है इसमें से 14, 19 और 21 को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? ठीक है, तो डॉस दोस्तों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, याद रखना है। और ये स्वर्ण त्रिभुज वाला प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? कंपाइलर, गूगल, MS ऑफिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है दोस्तों इसमें से कंपाइलर जो आपका वह सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न है, वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है उसे क्या कहते हैं? वह होता है दोस्तों क्या? वेब ब्राउजर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको वेब पेज दिखाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं आप कंप्यूटर के दोस्तों, ये प्रश्न है इंपॉर्टेंट है सभी। निम्नलिखित में से कौन दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश के लिए जाना जाता है? तो दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश के लिए दोस्तों हैकिंग को जाना जाता। हैकिंग कहते हैं कि दूसरे के सिस्टम में जाकर वायरस या उसको हैक कर लेना अनधिकृत प्रवेश हुआ कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है तो वह प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है? IP एड्रेस प्राप्त करता है, वेब एड्रेस प्राप्त करता है, मैक एड्रेस प्राप्त करता है या कंप्यूटर एड्रेस प्राप्त करता है? तो जब भी कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है दोस्तों तो वह IP एड्रेस प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, डिवाइस जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलता है वह है? तो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलने वाला जो डिवाइस है दोस्तों वह हमारा कौन सा होता है? वो होता है मॉडम। क्या होता है? मॉडम होता है जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं? जावा, MS वर्ड, MS ऑफिस या C++? ठीक है, तो इसमें से दोस्तों जावा और C++ आपका क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट निम्न में से किसके बराबर होता है? ठीक है, तो 1 GB जो होता है दोस्तों वह हमारा कितने के बराबर होता है? 1024 MB के बराबर होता है। कितना? 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है क्या? 1 GB। ठीक है, आपको यह याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर स्मृति नॉन वॉलेटाइल है? ठीक है, नॉन वॉलेटाइल इसमें से कौन सी कंप्यूटर स्मृति है? तो रोम दोस्तों रैंडम रीड ओनली मेमोरी जो आपका है वह नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, जबकि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है आपका वह वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, याद रखना आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं,
निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंटेशन बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो प्रेजेंटेशन बनाने हेतु दोस्तों आप लोगों को पता है MS पावर पॉइंट का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, ठीक है, MS पावर पॉइंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के दिमाग के रूप में जाना जाता है? तो CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर के दिमाग के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए प्रयुक्त होती है? तो स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए दोस्तों जो प्रयुक्त होने वाली भाषा है वो है आपकी HTML। क्या है? HTML, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 5 तल वाले कंप्लीट बाइनरी ट्री की नोड संख्या है? ठीक है, तो वो ये दोस्तों प्रश्न वैसे भी डिलीट हो गया था और आप लोगों के एग्जाम्स के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल का प्रश्न बन जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? ठीक है, MS डॉक्स, यूनिक्स, जेनिक्स या फिर विंडोज NT। तो आपको दिए गए ऑप्शनों में से दोस्तों बताना है कि कौन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कभी कभी हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, ये 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, ये नीचे वाला देखना ही भूल जाते हैं और इन 4 ऑप्शनों में से ही 1 2 3 4 में से ABCD को गोला कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको ऑप्शन देख लेना है, ठीक है। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन कौन से हैं दोस्तों? तो वह है यूनिक्स और विंडोज NT। ये आपका क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्च इंजन है? तो गूगल, फेसबुक, MS ऑफिस या बिंग, ठीक है। तो दोस्तों गूगल और बिंग आपके क्या है? यहाँ पे सर्च इंजन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइसेस हैं? ठीक है, प्लॉटर, कंट्रोल यूनिट, स्कैनर या ALU, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट CU और ALU दोनों CPU के पार्ट होते हैं, CPU की हेल्प करते हैं। ये दोस्तों क्या है? आपका पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ठीक है, याद रखना आपको, ठीक है। जबकि प्लॉटर और जो स्कैनर होता है आपका, यह आपका क्या होता है दोस्तों? इनपुट डिवाइसेस होता है, इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति का सबसे कम एक्सेस समय होता है? तो सबसे कम जो दोस्तों एक्सेस टाइम होता है वो होता है रजिस्टर का। किसका होता है? रजिस्टर का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा आधारभूत कार्य कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? स्मृति, मेमोरी प्रबंधन, इनपुट आउटपुट प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन या वायरस से सुरक्षा। तो कंप्यूटर का देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग कौन सा नहीं है? मेमोरी प्रबंधन भी है, इनपुट आउटपुट प्रबंधन भी है, प्रक्रिया या प्रोसेस प्रबंधन भी है, या मैनेजमेंट भी है। लेकिन वायरस से सुरक्षा दोस्तों यह ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। वायरस से सुरक्षा के लिए आपको एंटीवायरस डलवाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज संचरण माध्यम है? तो सबसे तेज जो दोस्तों संचरण माध्यम है वो होता है फाइबर ऑप्टिक्स सिस्टम। अभी तक का सबसे तेज जो संचरण माध्यम है वो है फाइबर ऑप्टिक्स तार सिस्टम, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं है? ड्यूल कोर, i7, सेलरॉन या फिर एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड का जो संबंध है दोस्तों वह कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं है, ठीक है, जबकि डुअल कोर, i7, सेलरॉन का संबंध है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? तो टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल। बेल बजती है ना टेलीफोन में, तो ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है, पेट्रोल की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो ऑक्टेन संख्या पर दोस्तों पेट्रोल की गुणवत्ता निर्भर करती है। फलों में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है? तो फ्रैक्टोज होती है फलों में पाई जाने वाली शर्करा। हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व संरचनात्मक भाग है? तो हीमोग्लोबिन में दोस्तों जो संरचनात्मक भाग होता है तो वो होता है क्या? आयरन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन। संरचनात्मक भाग हीमोग्लोबिन का आयरन होता है। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट दोस्तों क्या है? कार्बन के अपरूप होते हैं, तो अपरूप इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत का विद्युत रोधी है, ठीक है, तांबा, रेशम, मानव शरीर या फिर एल्यूमिनियम, ठीक है। विद्युत रोधी यानी कि दोस्तों इंसुलेटर, ठीक है। तो इंसुलेटर गैस में से रेशम है, ठीक है, जबकि तांबा, एल्यूमिनियम और जो हमारा मानव शरीर होता है इसमें हमारे करंट फ्लो हो जाती है, जबकि हमारा जो रेशम होता है इसका प्रयोग एज ए इंसुलेटर दोस्तों किया जाता है। अगला प्रश्न है, दो सजाती चुंबकीय ध्रुव क्या करते हैं? तो दो सजाती जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं दोस्तों यह क्या क्या करते हैं? हमेशा एक दूसरे का प्रतिकर्षण करते हैं, और विजाती होंगे तो एक दूसरे का आकर्षण करेंगे। निम्न में से कौन सी एक आदर्श गैस है? नियॉन, क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर अमोनिया। तो आदर्श गैस दोस्तों हमारी क्या होती है? नियॉन होती है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन क्या होता है? पेनिसिलिन दोस्तों क्या हमारा प्रतिजैविक है। क्या है? प्रतिजैविक है पेनिसिलिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त के छन्ने की प्रक्रिया से मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में रक्त के छन्ने की प्रक्रिया से जो आपका मूत्र का निर्माण होता है वो होता है किडनी में। कहाँ पे? वृक्क में। अगला प्रश्न है, चाय का लाल किट रोग किससे संबंधित है? तो चाय का जो लाल किट रोग है दोस्तों ये क्या है? शैवाल रोग है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है दोस्तों? तो देखिए फाइलेरिया मच्छरों से होता है, मलेरिया मच्छरों से होता है, डेंगू दोस्तों मच्छर से होता है, जो हमारा स्लीपिंग सिकनेस है यानी कि निद्रा रोग है दोस्तों यह मच्छर जनित रोग नहीं है, ठीक है, आपको यह याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लार किसके पाचन में सहायक होता है? ठीक है, प्रोटीन के, स्टार्च के, फाइबर के या फिर वसा के। तो लार दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब हम 10th 9th में थे तब
आता था इसके बारे में। स्टार्च के पाचन में यह सहायक होता है। अगला प्रश्न है, आंख की रेटिना में उपस्थित संवेदनशील कोशिका क्या कहलाती है? यह कहलाती है रॉड्स और कॉन्स। ठीक है, रॉड्स और कॉन्स जो होती है यह आंख की रेटिना में उपस्थित संवेदनशील कोशिकाएं हैं। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों आपका क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश या प्रदीप्ति मापने की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई SIU क्या है? तो प्रकाश या प्रदीप्ति को मापने की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है दोस्तों वह हमारी क्या होती है? लक्स होती है। क्या होती है? लक्स होती है। अगला प्रश्न है, एक बैटरी का प्रयोग होता है एक परिपथ में धारा मापन हेतु, एक परिपथ में धारा प्रवाह हेतु, एक परिपथ में धारा को सीमित करने हेतु, या एक परिपथ में धारा को रोकने हेतु। ठीक है, तो इसमें से जो इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा दोस्तों, बैटरी का जो प्रयोग होता है एक सर्किट में क्या होता है? धारा प्रवाह हेतु होता है। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स में दोनों का एक उभयनिष्ठ गुण क्या होता है? तो ब्रायोफाइट्स और टेरियोफाइट्स दोनों का एक उभयनिष्ठ जो गुण होता है वो होता है भ्रूण निर्माण का। क्या होता है? भ्रूण निर्माण का। सामान्यतः एक स्वस्थ मानव हृदय प्रति मिनट, 1 मिनट में मतलब हमारा जो हृदय है कितनी बार धड़कता है दोस्तों? 72 बार धड़कता है। ट्राइटियम एक समस्थानिक है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है दोस्तों? यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है। शुष्क बर्फ क्या होती है दोस्तों? ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। मॉर्फिन क्या होता है दोस्तों? मॉर्फिन हमारा क्या होता है? एक एल्केलाइड होता है। जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था? तो जल जीवन मिशन की शुरुआत होती है दोस्तों अगस्त 2019 में। अगला प्रश्न है, संवाद 2.0 कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? तो संवाद 2.0 जो कार्यक्रम है वह मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 दोस्तों यह हमारा विद्यालय शिक्षा से संबंधित होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं। 20 सितंबर 2021 को कौन तीसरी बार कनाडा का प्रधानमंत्री बना? तो 20 सितंबर 2021 को दोस्तों तीसरी बार कनाडा का प्रधानमंत्री बना कौन? जस्टिन ट्रूडियो। ठीक है, याद रखना आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? भूपेंद्र पटेल ने। ठीक है, अभी दोस्तों आपको एक प्रश्न याद रखना है कि गुजरात के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह फिर से कौन बन गए हैं? वह भूपेंद्र पटेल जी बन गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंजाब के राज्यपाल कौन है? ठीक है, तो पंजाब के राज्यपाल है कौन आपका? एक बार दोस्तों एक क्वेश्चन आप चेक कर लेना। ठीक है, पंजाब के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? जिस टाइम पे प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था बनवारी लाल पुरोहित जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक राम चौधरी को भारतीय वायुसेना का दोस्तों नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष दोस्तों इकबाल सिंह लालपुरा जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन BRO ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई है? ठीक है, तो BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख में दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई है। कहाँ पे? लद्दाख में। अगला प्रश्न है, भारत और सऊदी अरबिया के मध्य अब तक की पहली बार हुए सैन्य अभ्यास का नाम बताइए। तो भारत और सऊदी अरबिया के बीच में जो अब तक का पहली बार हुआ सैन्य अभ्यास है वह है अल मोहद अल हिंदी 2021। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान को स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो भारतीय विरासत संस्थान को दोस्तों स्थापित करने का निर्णय लिया गया कहाँ पे? नोएडा में। अगला प्रश्न है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स के लिए किस हिंदी फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म घोषित किया गया है? ठीक है, तो 67वें राष्ट्रीय हिंदी फिल्म अवार्ड के लिए छिछोरे जो फिल्म थी दोस्तों इसे बेस्ट हिंदी फिल्म घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी कार्बन डेटिंग या कार्बन ट्रेडिंग मार्केट प्रारंभ की है? तो कार्बन ट्रेडिंग जो मार्केट का प्रारंभ किया है वो किया चाइना ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की कितनी भाषाओं को प्राचीन भाषाओं का दर्जा प्राप्त है? तो भारत की दोस्तों जो हमारी 6 भाषाएं हैं इन्हें प्राचीन भाषा का दर्जा प्राप्त है। और आज का दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है कि नवरोज़ दोस्तों क्या है? तो नवरोज़ क्या है? एक पारसी नववर्ष का त्यौहार है। ठीक है, पारसी नववर्ष को भी दोस्तों नवरोज़ नाम से जाना जाता है। तो ये थे दोस्तों आपके आज के 100 प्रश्न जो कि RO ARO एडवोकेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आगामी एग्जाम्स में भी दोस्तों यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अच्छे प्रश्न हैं, बार बार रिपीटेड वाले प्रश्न हैं, तो हो सकता है संभावना है आगे वाले आने वाले एग्जाम्स में भी यह प्रश्न आए। तो वीडियो दोस्तों पसंद आई है यार, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और हाँ, अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो आप हमारी एप्लीकेशन को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।